हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अरुण गुप्ता अगेन। पिछले वीडियो में आपको मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक कहानी सी बनाकर सुनाई थी जो शायद पूरी नहीं थी, लेकिन आज हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को पेज बाय पेज समझने की कोशिश करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। तो ये चैप्टर है हिस्ट्री का, फ्रेंच रेवोल्यूशन, पहला चैप्टर, यानी कि फ्रांस की क्रांति। जैसे किसी मूवी की स्टोरी बैकग्राउंड चलती है, इसी प्रकार इस चैप्टर की स्टोरी भी थोड़ी सी बैकग्राउंड चलेगी। जो इवेंट्स आपको इस पहले पेज पर नज़र आ रही हैं, एक फोर्ट बना हुआ है जिसका नाम है बेस्टाइल का फोर्ट, फोर्ट ऑफ बेस्टाइल। ये फ्रांस का एक फोर्ट है, या कहिए था। और ये फोर्ट फ्रांस के राजाओं की पावर का एक सिंबल था। ये दर्शाता था कि वो कितने शक्तिशाली हैं। और फिलहाल लेकिन इस फोर्ट को एज ए प्रिजन, एक जेल के रूप में यूज़ किया जा रहा था। तो इस चैप्टर के शुरू में आप देखते हैं एक डेट आपको दी हुई है, 14 जुलाई 1789। ये एक हिस्टोरिकल डेट है फ्रांस के, अगर हम हिसाब से देखें तो इस दिन फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी एक तरह से। तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस का कैपिटल आपको पता ही है क्या है, पेरिस है। तो ये कहानी पेरिस की है, पेरिस से शुरू होती है फ्रांस की क्रांति। तो 14 जुलाई 1789 को पेरिस में एक अफवाह उड़ी, इसमें लिखा है एक रूमर स्प्रेड इन द पेरिस, कि एक अफवाह उड़ी पेरिस में कि राजा ने अपने कुछ सोल्जर्स सिटी में भेज दिए। अब लोग, राजा के सोल्जर्स, वो भी नियरली 7000 के आसपास, तो लगभग इस बात से डरकर 7000 लोग फ्रांस के इकट्ठे हुए। और उन्होंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, रीज़न उनको नहीं पता था कि क्यों इकट्ठे हुए हैं सोल्जर्स वहाँ पर, लेकिन वो डर गए कि राजा के सोल्जर्स हैं, पता नहीं हम पर फायरिंग करेंगे, क्या करेंगे। तो अपने बचाव के लिए उन्होंने हथियार ढूंढने शुरू किए। तो दे स्टार्टेड सर्च ऑफ एम्यूनिशन, हथियारों की खोज उन्होंने शुरू की। तो लगभग 7000 लोग इकट्ठे हुए और हथियार ढूंढते हुए ये लोग बेस्टाइल फोर्ट में पहुंचे जो पेरिस में था। फिलहाल बेस्टाइल फोर्ट को एक प्रिजन के रूप में, एक जेल के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। एंड वेयर देयर वर, यू मे से, ओनली सेवन प्रिजनर्स। तो उस फोर्ट में सिर्फ 7 कैदी थे। तो इन 7000 लोगों की भीड़ ने, दे अटैक्ड ऑन द बेस्टाइल फोर्ट एंड डिमोलिश्ड इट। एट फर्स्ट दे किल्ड द जनरल ऑफ द फोर्ट। तो फोर्ट में जिसकी भी ड्यूटी लगी थी फ्रांस के राजा की तरफ से, इसको उन्होंने मार दिया। और वहाँ पर सिर्फ 7 ही कैदी थे। एंड दे रिलीज द 7 प्रिजनर्स, और 7 कैदियों को भी उन्होंने छुड़वा दिया। और वहाँ पर हथियार या वेपन्स ढूंढने लगे ताकि वो उस राजा की सेना का सामना कर पाए। इसके बाद उनको जो भी मिला उन्होंने वहाँ से लूटा, कुछ खास उनको वहाँ से मिला नहीं। तो गुस्से में आकर उन्होंने सारे फोर्ट को ही तहस नहस कर दिया। दे टोटली डिमोलिश द फोर्ट, यानी कि उसकी एक एक ईंट उन्होंने उखाड़ दी। और इसमें लिखा है आगे एनसीईआरटी में कि उन्होंने इस ईंट को कुछ तो अपने घर ले गए और इसको बाज़ारों में भी बेचना शुरू कर दिया। किस लिए बेचा? क्या उनको बहुत सारे पैसे मिलते? नहीं, पैसे तो क्या मिलते उन्हें उसके, और ना ही उन्हें चाहिए थे। लेकिन एक वर्ड होता है ना, मिमेंटो, यादगार। तो कुछ लोग तो उसको अपने घर ले गए एक मिमेंटो के रूप में कि हमने ये काम, बहुत बड़ा काम किया है, आज हमने राजा की पावर को ख़त्म कर दिया, उसकी शक्ति को ख़त्म कर दिया। ऐसा उनको तोड़ने के बाद उसे फीलिंग आ रही थी। और बाकी ऐसी चीज़ों के और भी ख़रीदार होते हैं। एक हिस्टोरिकल फोर्ट था, तो उन्होंने इसके ईंटों को या जो भी डिमोलिश्ड मटेरियल था बाज़ार में जाकर बेचना शुरू कर दिया। तो फिर इस घटना के बाद पेरिस शहर में और ज़्यादा दंगे छिड़ गए। पेरिस के अलावा और भी जो कंट्री साइड एरिया थे उनमें भी दंगे छिड़े। अब ये दंगे क्यों छिड़े, क्या बैकग्राउंड था इसके पहले,
तो उसके लिए नेक्स्ट पेज पर अब शुरू से स्टोरी आरंभ होती है आपकी। तो अब अगले पेज पर आप देखेंगे एक डेट, एक ईयर दिया हुआ है आपको 1774। ये अपने पिछले वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि 1774 में लुई 16 राजा बना फ्रांस का, एंड ही वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। ही वॉज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड। और उसकी शादी हुई ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से। और ये भी मैंने बताया था कि जब वो राजा बना फ्रांस का तो ही गॉट एन एम्प्टी ट्रेजरी, पूरा खजाना उसको खाली मिला। उसके कारण भी मैंने बताए थे, तो वो जानने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं फिर से अगर आप भूल गए हैं तो। चलिए अब आगे शुरू करते हैं, चैप्टर बहुत बड़ा है। तो फ्रांस की सोसाइटी में फ्यूडल सिस्टम था, और फ्यूडल सिस्टम का मतलब ज़मींदारी सिस्टम होता है, ज़मींदारी सिस्टम था। तो जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, एस्टेट मैं क्लियर कर चुका हूँ पिछले वीडियो में कि फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट, जिसमें फ्रांस की सोसाइटी बटी हुई थी, तो उसके लिए आप डिटेल में वो देख सकते हैं। तो जो थर्ड एस्टेट के लोग थे दे हैड टू पे 2 काइंड ऑफ टैक्सेस। 2 तो मेन थे, बाकी और भी उन्हें देने पड़ते थे। जो 2 टैक्सेस थे मेन, एक तो था टिथ, जो आप इस पेज पर बॉक्स में आपको मिल जाएगा, टिथ लिखा हुआ। तो कई बार एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज टिथ, टिथ क्या होता है। तो टिथ इट इज़ ए काइंड ऑफ टैक्स विच इज़ लिविड बाय चर्च ऑन द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट, यानी कि एक तरह का टैक्स जिसको चर्च ने थर्ड स्टेट के लोगों पर लगा रखा था। और इसमें क्या इंक्लूड होता था, क्या था ये टिथ। तो थर्ड स्टेट के लोग ज़्यादातर जो एग्रीकल्चरिस्ट थे, खेती बाड़ी करते थे, उनको अपने फसल का 1/10 पार्ट चर्च को देना पड़ता था। इसके अलावा दूसरा टैक्स था टेले। तो एक ये डायरेक्ट टैक्स था जिसको थर्ड स्टेट के लोग सीधा किंग को दिया करते थे। इसके अलावा उनको सॉल्ट टैक्स, वाटर टैक्स और दूसरे काइंड के भी सो मेनी टैक्सेस दे हैड टू पे। तो पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि राजा ने टैक्सेस बढ़ा दिए थे ताकि जो खजाना है वो थोड़ा सा पूरा हो जाए। जैसे भी कुछ दिन पहले हमारे देश में हुआ, जब शराबबंदी के बाद दोबारा शराब की बिक्री शुरू हुई, तो उस पर टैक्सेस बढ़ा दिए गए ताकि जिन राज्यों को आर्थिक नुकसान हुआ है उसको उस टैक्स की मदद से पूरा किया जाए। तो टैक्स क्यों बढ़ाया जाता है, ताकि राज्य को कुछ आर्थिक मदद मिल सके। लेकिन देखिए, थर्ड स्टेट के लोग बेचारे इतने पुअर थे कि जो पहले ही उन पर टैक्स लगे हुए थे वही वो लोग नहीं दे पा रहे थे। तो ये एक्स्ट्रा टैक्स जो किंग ने बढ़ा दिए वो कहाँ से पे करते, इसलिए देयर स्प्रेड एंगर अमॉन्ग देम, गुस्सा फैल गया उनके बीच में। उसके बाद एनसीईआरटी में नेक्स्ट पेज पर एक टॉपिक है स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव मतलब जिंदा रहने के लिए संघर्ष। और इसी में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अच्छा, इस सब पिछले जो हमने टॉपिक पढ़ा है उस पर भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाट हैपेंड ऑन 14 जुलाई 1789, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। या फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बिगिनिंग कैसे हुई, व्हाट हैपेंड इन द पेरिस, व्हाई डिड द पीपल इन द पेरिस अटैक ऑन द बेस्टाइल फोर्ट। तो ये सब पिछले क्वेश्चंस हैं। या इसके अलावा जो नेक्स्ट पेज, सेकंड पेज आया था, उसमें आपसे पूछ सकते हैं डिस्क्राइब द डिवीज़न ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। तो उसमें आपको तीनों स्टेट्स को डिस्क्राइब करना है। पहले ये बताना है कि फ्रांस में देयर वर 3 स्टेट्स इन द फ्रांस। फिर आप उसको थोड़ा हेडिंग डालकर शो कर देंगे कि पहली स्टेट क्लर्जी थी, दूसरी नोबेलिटी थी, तीसरी जो कॉमन पीपल थे उनकी थी। फिर उनकी कंडीशन के बारे में लिख देंगे। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के बारे में जो जो उसमें लोग इंक्लूड होते थे वो लिख देंगे। और दे डिडंट हैव टू पे एनी टैक्सेस, वो सब लिख सकते हैं। और दे हैव सम प्रिविलेज राइट, यानी कि राइट सिंस बर्थ, वो आप उसको डिस्क्राइब करने में लिख सकते हैं। और थर्ड स्टेट तो आप काफ़ी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से लोग इंक्लूड थे। मिडिल क्लास थे, डॉक्टर से, लॉयर से, टीचर से, पेजेंट्री से, वर्कर से, ये सब लिख सकते हैं। उसके अलावा उनको कौन कौन से टैक्सेस देने पड़ते थे उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह से आप
फ्रेंच सोसाइटी के डिवीज़न का आंसर दे सकते हैं। तो फिलहाल इस पेज पर एक क्वेश्चन बनता है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होते हैं। तो इसके लिए हमें इस पैराग्राफ में जो लिखा है वो थोड़ा समझना होगा। अब इसकी शुरुआत होती है कि फ्रांस की पॉपुलेशन पहले थी 23 मिलियन 1715 में। तो 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन थी 23 मिलियन यानी कि 230 लाख, जो कि बढ़कर 1789 में कितनी हो गई, 28 से बढ़कर 23 से बढ़कर 28 मिलियंस हो गई, यानी कि 5 मिलियन लोग बढ़ गए। 5 मिलियन का मतलब कि लगभग 50 लाख लोग और बढ़ गए। अच्छा, जब लोग बढ़ेंगे तो खाने की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ेगी, फूड प्रोडक्शन शुड आल्सो भी इंक्रीज। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फूड प्रोडक्शन जो पिछले लेवल पर थी, यानी कि 23 मिलियन के लिए जितनी थी, उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा तो बढ़ी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी कि इट कुड सपोर्ट द एक्स्ट्रा 50 लाख पीपल। तो एक तो ये कारण था जनता में असंतोष फैलने का। दूसरा, जो वेज रेट थे, जो तनख्वाह लेबर को दी जाती थी, वो भी उस स्पीड से नहीं बढ़ी। द वेजेस डिड नॉट राइज अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, या फिर आप कह सकते हैं महंगाई के अकॉर्डिंग तनख्वाह उनकी नहीं बढ़ी। तो जो भी उनको मिलता था वर्कर्स को, वो उससे अपनी एसेंशियल थिंग्स भी, यानी कि जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं लाइफ में सरवाइव करने के लिए, और उनके लिए तो बेचारों के लिए सिर्फ ब्रेड ही ज़रूरी थी। लेकिन अब क्योंकि किसी चीज़ की अगर जब प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा, बाज़ार में महंगाई बढ़ेगी, लोग बढ़ गए, चीज़ें लेकिन कम है, तो लोग मनमानी कीमत देने पर मजबूर हो जाएंगे दुकानदार की। तो वही कुछ फ्रेंच के वर्कर्स के साथ हो रहा था। फ्रांस के वर्कर्स की जो एक स्टेपल डाइट थी, इसमें एक वर्ड यूज़ है, स्टेपल मतलब होता है जो मेन डाइट थी। जैसे हमारी स्टेपल डाइट वीट है ज़्यादातर, या राइस है, जो बंगाल के लोग हैं उनके लिए, बिहार के लोग हैं, नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए वीट स्टेपल डाइट है। तो फ्रांस के लोगों के लिए जो ब्रेड थी, ब्रेड यानी कि यहाँ पर वीट ही है, रोटी, वो उनकी स्टेपल डाइट थी। तो वो भी उनको पूरी नहीं कर पा रहे थे वो। अच्छा, इसके अलावा और क्या हुआ, उसी समय वहाँ पर ड्रॉट पड़ गई। ड्रॉट यानी कि अकाल पड़ना, सूखा पड़ जाना। जब 4-5 साल तक बारिश नहीं होती तो उसको ड्रॉट बोलते हैं। और ड्रॉट के साथ साथ वहाँ पर हेल यानी कि बर्फ़बारी, बारिश के साथ साथ बर्फ़ गिरना। तो जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई। वो कहते हैं ना कि कोढ़ में खाज होना, कि एक तो इंसान को कोढ़ है, ऊपर से खाज हो जाए तो और मुसीबत पे मुसीबत। तो ये सब कारण थे कि फ्रांस के लोग राजा के खिलाफ हो गए जब उसने टैक्स बढ़ाए। अच्छा, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, दे मेड अप द 90% पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस, यानी कि सिर्फ 10% ही लोग थे जो क्लर्जी और नोबेलिटी फॉर्म करते थे। तो इन 90% लोगों में मिडिल क्लास वर्कर्स वगैरह सब शामिल थे, डॉक्टर्स, टीचर, लॉयर्स। और जो सबसे नीचे के वर्कर्स होते थे, लैंडलेस वर्कर्स, इनको कुछ एक्स्ट्रा वक्त भी दे दिया गया था ज़बरदस्ती। दे हैड टू डू फोर्स लेबर। जैसे जो भी ज़मींदार थे उनके घरों का काम करना या रोड कंस्ट्रक्शन का काम करना। ये भी एनसीईआरटी में आपके लास्ट लाइन में लिखा हुआ है इसी पेज पर, जिसमें डिवीज़न ऑफ सोसाइटी है। तो उनको एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता था। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोइंग मिडिल क्लास, यानी कि फ्रांस में जो मिडिल क्लास थी वो ग्रो कर रही थी। मिडिल क्लास में अब ट्रेडर्स और बिजनेसमैन भी आगे थे, जो काफ़ी अच्छा खासा कमा रहे थे। बाहर यूरोपियन कंट्री से ट्रेड करके, ओवरसीज़ ट्रेड वो लोग करते थे, काफ़ी सामान वो लोग बाहर बेचते थे या मंगवाते थे। तो ये भी सपोर्टर थे मिडिल क्लास लोग, वर्कर्स वगैरह के। ये भी काफ़ी दुखी रहते थे ड्यू टू द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट पीपल, बिकॉज दे हैड टू बोरो ऑल द टैक्सेस। मेन रीज़न टैक्सेस का ही था। अब इस मिडिल क्लास में कुछ पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी थे। अब मैं आपको कुछ फ़िलासफ़र्स के नाम बता रहा हूँ। इसमें 3 फ़िलासफ़र्स हैं इस चैप्टर में, जिनके आइडियाज़ से फ्रांस के लोग प्रभावित हुए। तो इनके बारे में भी क्वेश्चन आता रहता है। किसी का भी नाम लेकर उसके द्वारा लिखी गई बुक के बारे में पूछ लेंगे, या 2 लाइन उसके बारे में जो कुछ उसने कहा उस फिलोसोफर ने, उसके बारे में पूछ सकते हैं।
इन फिलोसफर्स का आइडिया ये था कि सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन इक्वल लॉज एंड फ्रेटर्निटी, लॉ शुड बी इक्वल फॉर ऑल, एंड दे वांटेड टू अबॉलिश दिस प्रिविलेज सिस्टम, प्रिविलेज राइट सिस्टम, कि जो भी जन्म से इन फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को राइट मिल जाता है, ये नहीं मिलना चाहिए कि उनको कोई टैक्स देना ही नहीं है, सारे टैक्स थर्ड क्लास के लोग देंगे, थर्ड स्टेट के लोग देंगे, तो इनके खिलाफ थे। तो हमारा जो पहला फिलोसफर आ रहा है वो है जॉन लॉके। जॉन लॉके ने जो बुक लिखी उसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपको इसी टॉपिक में लास्ट में मिल जाएगा। आई रिपीट, टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट। इस बुक में उसने ये बताया या अपोज किया जो था डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन। डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है लॉ, डिवाइन मतलब भगवान, उसके बराबर, कि जो राजा अपने आप को भगवान मानता है कि सब उसको ओबे करें, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की, और राजा का ही सिर्फ राइट है एक पूरे देश में। एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की मतलब केवल और केवल उसी का अधिकार है, जो वो कहेगा वही करे, सारी जनता करेगी। अगर वो कहेगा टैक्स बढ़ाने हैं तो बढ़ाने हैं। तो लॉके ने अपनी इस बुक में इन बातों का विरोध किया। दूसरा फिलोसफर है हमारा रोशू। रोशू ने कहा कि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि सीधी भाषा में कहें तो डेमोक्रेसी, कि लोग अपनी सरकार चुनें और जब तक वो लोगों के हिसाब से लोगों की भलाई के लिए काम करती रहे वो सरकार चलती रहे, और लोगों को उसे हटाने का भी अधिकार हो। तो उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट की बात को फेवर किया। किसने? रोशू ने। तीसरा फिलोसफर है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू, उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। आई रिपीट, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस बुक में उसने कहा कि गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीज़न होना चाहिए, जैसे कि आप इंडिया में भी है या जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं मोस्टली उनमें ऐसा डिवीज़न है। कौन सा डिवीज़न? लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उन कानूनों को लागू करता है, और जुडिशरी जो उस लॉ को इंटरप्रीट करती है, यानी कि समझती हैं कि ये लॉ सही बनाया गया है तो हम लागू करेंगे या नहीं करेंगे। तो मॉन्टेस्क्यू ने इस बात पर फोर्स किया कि गवर्नमेंट में भी पावर डिवीज़न होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना कर पाए, ये नहीं कि कोई भी लॉ बनाकर जनता के ऊपर थोप दिया। और इस मॉडल का आइडिया मॉन्टेस्क्यू को कहाँ से आया था? यूएसए से आया था। यूएसए जिसकी फ्रांस ने हेल्प की थी, हमने शुरू में पढ़ा था, उसकी 13 कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए। तो यूएसए इसी मॉडल पर वर्क कर रही थी, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के ऊपर। तो उसने कहा हमारे देश में भी ऐसा ही मॉडल होना चाहिए। अब इस वीडियो में इतना ही, फिर आप इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। आगे वीडियो में हम चैप्टर के आगे भाग के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बाय।